वालेकुम स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इसमें हम हाइपर सेंसिटिविटी वन टाइप वन के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी जो है वन है, ये एलर्जेंस की वजह से होती है। एंटीजेंस विच आर कॉल्ड एलर्जेंस। एलर्जेंस आर नॉन पैरासिटिक एंटीजेंस, ये चीज़ याद रख लेना। इसमें एलर्जीज होती है जैसे ड्रग एलर्जी, फूड एलर्जी, एनिमल एलर्जी, स्किन एलर्जी, डस्ट एलर्जी। ये सारी की सारी एलर्जीज जो होती है दिस कम अंडर टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एंटीजन और इम्यून, जिस एलर्जन में क्या फ़र्क है? जो एंटीजन है वो यूनिवर्सल है, और जो आपका एलर्जन है ये कुछ अबाउट 20% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दीज एलर्जेंस। एलर्जेंस आर एक्चुअली एंटीजेंस, बट ये लोकलाइज्ड है। एलर्जेंस जो है ये कुछ ही लोगों को होती है, सबको नहीं होती है। एंटीजेंस हर एक को अफेक्ट करते हैं। दिस इज़ डिफरेंस। इन एलर्जेंस में आपके पॉलिन्स आते हैं, इनमें फूड आता है, फूड एलर्जीज होती है, जैसे मिल्क से एलर्जी होती है या इंसेक्ट विनम से एलर्जी होती है। दिस कम अंडर दिस टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये सारी एलर्जीज इसी में आती है। अभी एलर्जीज डेवलप कैसे होती है? इनके दो बैकग्राउंड है, एक जेनेटिक बैकग्राउंड है, दूसरा एनवायरमेंटल बैकग्राउंड है। जेनेटिक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, एटॉपी। एटॉपी क्या होती है? और जो हेरिडिटरी से होता है, एक पेरेंट से अपने चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र होगा, उसको बोलेंगे हम जेनेटिक दिस एलर्जी। और एनवायरमेंटल में हाइजीन हाइपोथेसिस हम डिस्कस करते हैं कि इंक्रीज हाइजीन एंड अंडर एक्सपोजर ऑफ दिस पैथोजेंस की वजह से एनवायरमेंटल एलर्जीज होती है। जैसे कोई बच्चा होता है, हम उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, ज़्यादा खेलने नहीं देते हैं, ज़्यादा मिट्टी के साथ टच नहीं करने देते हैं, उसको हम ज़्यादा बाहर नहीं निकालते हैं, रूम में ही रखते हैं, पानी बॉयल करके देते हैं। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। वी हैव टू एक्सपोज आवर चाइल्ड टू दीज पैथोजेंस एट द अर्ली एज। जब हम इसको एक्सपोज करेंगे तब जाके ये इसको एक्सपोजर होगा इन एलर्जेंस से, इन एंटीजेंस से। जब ये बड़ा हो जाएगा उस टाइम इसको प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को। उस टाइम ये रेजिस्टेंट होगा, तो इसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा इसकी वजह से। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें एटॉपिक रिएक्शन होती है और एनाफाइलेक्सिस होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब एटॉपी जो होती है लोकलाइज्ड होती है और सिस्टमिक होती है। जैसे इसका रिस्पॉन्स होता है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन का रिस्पॉन्स लोकलाइज्ड हो सकता है, सिस्टमिक हो सकता है। लोकलाइज्ड में ये किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू को हो जाएगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू की एलर्जी हो जाएगी, जैसे एज़मा होगा या एक्जिमा होगा स्किन में, या हे फीवर होगा नोज़ में। ये लोकलाइज्ड होता है, एक जगह रहता है बस। और ये सिस्टमिक जो होता है, जैसे जिसको हमने एनाफाइलेक्सिस बोला, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये होल ऑर्गन को और बॉडी को होता है। और दिस इज़ वेरी रैपिड। ये मैंने बताया था। जैसे ये किस वजह से होता है? वेनम की वजह से होता है, बी वेनम या वेस्प इंसेक्ट स्टिंग्स, ड्रग्स की वजह से, पेंसिलिन, फूड, सी फूड्स की, जैसे किसी को एंटीबायोटिक से एलर्जीज होती है, और उसमें उस चीज़ को हम सिस्टमिक एलर्जीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें होल बॉडी इन्वॉल्व होती है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम? नंबर वन, हमें एलर्जिन से अवॉइड करना है खुद को। नंबर टू, अगर एटॉपिक लोकलाइज्ड रिएक्शन होगी तो हम एंटीहिस्टामाइन्स यूज़ करते हैं। अगर सिस्टमिक एटॉपी होगी, जैसे एनाफिलैक्सिस होगी, उसमें हम एपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। इसमें टाइप वन में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व? इम्यूनोग्लोबुलिन ई के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। अगर हम एक नॉर्मल पर्सन को लेते हैं, नॉर्मल पर्सन जब एलर्जिन के, व्हेन नॉर्मल पर्सन कम्स अक्रॉस एन एलर्जिन, इसको एलर्जी नहीं होती है, क्योंकि इसमें ये एलर्जिन जो होते हैं दे आर एलिमिनेटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज़। इसमें नॉन क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता इस पर्सन को एलर्जी हुई भी थी नहीं हुई थी। ये एटॉपिक पर्सन जो है, जो हेरिडिटरी मतलब एलर्जीज होती है, जिसमें दे रेस्पॉन्ड टू द एलर्जेंस, पता चल जाता है इनको एलर्जी हुई है, बिकॉज दे प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन ई, abundant इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज, एंड दे शो क्लिनिकल सिम्टम्स। इसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, मैस्ट सेल्स है, बेसोफिल्स है, इसिनोफिल्स है, टी हेल्पर टू सेल्स इन्वॉल्व होती है इसमें, साइटोकाइंस जो टी हेल्पर टू सेल से रिलीज होते हैं, जैसे जिस इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13, ये मेन इंटरल्यूकिन है जो इस टी हेल्पर टू से रिलीज होते हैं और जो बी सेल को एक्टिवेट करते हैं। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी के मैकेनिज्म की, इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में दो स्टेज होते हैं। एक सेंसिटाइजेशन स्टेज, इंसान ये जो पर्सन होता है दैट गेट सेंसिटाइज टू एनी एंटीजन और एलर्जन, फर्स्ट एक्सपोजर होता है, मतलब फर्स्ट टाइम जब जो सेल्स इम्यून सेल्स हमारी, वो उनको एक्सपोजर हो जाता है किसी एंटीजन का या एलर्जन का। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दैट सेंसिटाइज, ये सिर्फ सेंसिटाइज करता है इंडिविजुअल को, उसको अफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद दूसरा स्टेज जो होता है दैट इज इफेक्टर स्टेज। इफेक्टर स्टेज जब
जिस एलर्जिन ने पहले अटैक किया था या जो एलर्जिन बॉडी में गया था, अब जब वो दोबारा जाएगा, सेकंड एक्सपोजर होगा उसका या सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा उस एंटीजन का या एलर्जिन का, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम डैमेज होता है टिश्यूज में। प्राइमरी जो सेंसिटाइजेशन स्टेज है उस टाइम डैमेज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, एंटीबॉडीज़ के साथ एलर्जेंस बाइंड नहीं होंगे। इफेक्टर स्टेज में जो एंटीबॉडीज़ सेंसिटाइजेशन में स्टेज प्रोड्यूस हुई है, इफेक्टर स्टेज में उन एंटीबॉडीज़ के मतलब उनके साथ ये क्या बोलते हैं इनको, एलर्जेंस अटैच हो जाएंगे। दे विल बाइंड टू दीज एंटीबॉडीज, दीज एलर्जेंस विल बाइंड टू दीज एंटीबॉडीज। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं साइट ऑफ एलर्जी के, जहाँ पे साइट ऑफ एलर्जी होगी, जहाँ पे एंट्री ली होगी एलर्जन ने, वहाँ पे हमारे पास डेंड्रिटिक सेल्स प्रेजेंट है। डेंड्रिटिक सेल्स विल मूव टुवर्ड्स दैट, वो एनगल्फ करेंगी इस एनर्जी एलर्जन को, उसको वो प्रेजेंट करेगी। फिर ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ले जाएगी इसको, जैसे लिम्फ नोड के करीब ले जाएगी ये डेंड्रिटिक सेल इन एलर्जेंस को यहाँ पे प्रेजेंट करेगी टी सेल को, जैसे टी हेल्पर 2 सेल को इसने प्रेजेंट किया। वही सेम प्रोसेस है। टी हेल्पर सेल क्या करेगी, इट विल रिलीज इंटरल्यूकिन्स, जैसे इंटरल्यूकिन 2 है, 4 3 है, 13 है, और ये सारे इंटरल्यूकिन्स ये रिलीज करेगी। दैट विल एक्टिवेट दिस बी सेल। बी सेल जब एक्टिवेट होगी, दिस बी सेल विल गेट एक्टिवेटेड, इट विल बी what I say converted into the plasma cell। plasma cell फिर एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनाना स्टार्ट कर दे, एक पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। जो इंटरल्यूकिन्स इसने टी हेल्पर 2 ने रिलीज़ किए, दैट इज इंटरल्यूकिन 4 5, इंटरल्यूकिन 13, जिसकी वजह से बी सेल एक्टिवेट हो गई। इसने फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिलीज़ किए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई इसने रिलीज़ किया। दीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स विल बाइंड टू दोज पर्टिकुलर सेल्स, जैसे मास्ट सेल्स पे इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, जैसे इन पे बेसोफिल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये इस्नोफिल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, दीज एंटीबॉडीज़ जो बनी है आपकी, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो बना है, इट विल मूव टू द ब्लड सर्कुलेशन, वहाँ पे ये इनके साथ इनके रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाएगा, बेसोफिल्स पे या इस्नोफिल्स पे या मास्ट सेल्स पे, वहाँ पे ये अटैच हो जाएगा साइट ऑफ एलर्जी से बाहर निकल के ब्लड सर्कुलेशन में। जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, जो ये मास्ट सेल्स है या बेसोफिल्स है, इन पे रिसेप्टर्स होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए। जो एफ सी रीजन होता है इस इम्यूनोग्लोबुलिन ई का, वो उस रिसेप्टर पे बाइंड होता है, जिसको हम एफ सी रिसेप्टर बोलते हैं, जो मास्ट सेल पे होता है या बेसोफिल पे होता है। ये हाई एफिनिटी एफ सी रिसेप्टर होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन जहाँ पे बाइंड करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इस रिसेप्टर का नाम एफ सी एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर है। ये याद रख लेना आप लोग। सेंसिटाइजेशन स्टेज पे सिर्फ ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बने हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये बाइंड होगा मास्ट सेल के रिसेप्टर पे, एफ सी रिसेप्टर पे, बेसोफिल के एफ सी रिसेप्टर पे, ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगी ये सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और इफेक्टर में क्या होगा, जब सेकंड अटैक होगा इस इम्यूनोग्लोबुलिन का, इस एलर्जिन का, तो उस टाइम इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ ये एलर्जिन बाइंड होगा, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप। इसकी वजह से, इस एंटीजन की वजह से, इस एलर्जन की वजह से, बाइंडिंग की वजह से डिग्रैनुलेशन होगी, यहाँ से ग्रैन्यूल्स निकलेंगे। जो इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं मास्ट सेल में या बेसोफिल में, उनकी डिग्रैनुलेशन, उनके कंटेंट्स जो भी होंगे अंदर, वो बाहर निकलेंगे सब। जैसे हिस्टामाइंस है इसमें, आपके प्रोटीएसिस है, हिपेरिन है, वासोएक्टिव सब्सटेंस जिनको हम बोलते हैं, या इसमें एराकिडोनिक एसिड निकल एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ब्रेडिकाइनिन, वेरियस साइटोकाइंस, ये सब चीज़ें यहाँ से निकलती हैं जब डिग्रैनुलेशन होती है इन सेल की, चाहे बेसोफिल की, मास्ट सेल की, सब की सेल्स की। जो डिग्रैनुलेशन की वजह से कंटेंट्स बाहर निकले हैं, दोज कंटेंट्स वो क्या करेंगे, जैसे हिस्टामाइन है, प्रोटीएस है, हिपेरिन है, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ल्यूकोट्राइन्स है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ब्रेडिकाइनिन है, या कुछ साइटोकाइंस हैं जो यहाँ से रिलीज हुए, दे आर इन एक्सेस एंड दे विल डैमेज द टिश्यूज, टिश्यू डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, टिश्यू डैमेज होगा। वो दे विल इंक्रीज द वेस्कुलर परमिएबिलिटी, दीज सब्सटेंसेज इंक्रीज द वेस्कुलर परमिएबिलिटी, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे, ग्रेनुलोसाइट कीमोटैक्सिस या एक्स्ट्रावाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो स्टार्ट होगी। ऑल दीज थिंग्स विल हैपन व्हेन दीज ग्रेन्यूल्स आर डिग्रेन्यूलेटेड। जैसे हिस्टामाइन, ये जो यहाँ से कंटेंट्स वासोएक्टिव एमाइन्स जो रिलीज हो जाएंगे यहाँ से, उनकी वजह से ये सब चीज़ें होगी, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी देखेंगे। इस वीडियो को आप 2 3 बार देख लेना, तब समझ आएगा ये अच्छे से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।